वही प्रतिक्रिया। देखो कैसा हो रहा है, फड़फड़ा रहा है। और दूसरा एकदम क्या हुआ, अरे ठंडा पानी लाएंगे, उसको पिलाएंगे या उसके ऊपर डालेंगे, उसको ठंडा करेंगे। ये कुछ बातें ऐसी है। और इससे क्या सिद्ध होता है, एक नया शब्द और निकलता है, पर दुख का कर्ता। पर दुख का कर्ता यानी दूसरे के दुख को महसूस करना, अनुभव करना। जब दूसरे का दुख हमें अपना दुख लगने लगे, तब मानकर चलिए कि आपका हृदय बहुत साफ है, बड़ा कोमल है, भावुक है, संवेदनशील है। ऐसे हृदय में कविता का जन्म होता है। कविता पत्थर पर नहीं उगती, अरे पत्थर दिल में कविता का जन्म नहीं होता। मेरा पोता है 13-14 साल का, छोटा सा था। क्या हुआ, एक दिन रोता हुआ है मेरे पास। बोले दादू दादू क्या हुआ, क्यों रो रहे? बोले मैंने कुछ बीज डाले थे, उगे थे, अभी तक नहीं उगे। क्यों नहीं उगे, कहां डाले थे? हाथ पकड़ा, खींच कर के ले गया। एक चट्टान के ऊपर 4-5 दाने पड़े हुए थे। तो मैंने वो देखा, तो पहले तो मैं हंसा। बोले ये बहुत डाले थे मैंने यहां पर, ये 4-5 ही रह गए। वो चिड़िया चूहे चुप करके ले गए, थोड़े से बच गए। मैंने कहा बेटे ये क्या किया? बोले मैंने बीज बोए। तब मैंने उसको समझाया, बेटे चट्टान पर नहीं उगते बीज। बीज कहाँ उगते हैं? आप लोगों को पता है कहाँ उगते हैं? मिट्टी में। कैसी मिट्टी में? उपजाऊ और गीली होनी चाहिए ना, हृदय वैसा होना चाहिए। अगर कविता का बीज उगाना है तो आपका हृदय कैसा होना चाहिए? बोलिए बोलिए, कैसा होना चाहिए? हाँ, कोमल, सुंदर और साफ और हाँ, हृदय बिल्कुल उस गीली नम मिट्टी के समान कोमल होना चाहिए। उसमें स्नेह की तरलता होनी चाहिए। दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझने की क्षमता होनी चाहिए। तब वहां पर कविता जन्म लेती है। वह कविता अब कैसा होता है, कई बार ऐसा मन तड़प उठता है, भावनाओं का प्याला ऐसा लबालब भर जाता है, कुछ छलकने को होता है, कुछ तो कहूं, कुछ तो कहूं, कुछ तो बोलूं। और जब तक बोलते नहीं ना, तब तक मन हल्का नहीं होता। लोग तरह तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। देवियां तो रो लेती है ना? गरम गरम गरम, वो भीतर की जो गर्मी है ना, वो गरम गरम आंसू से टपकने लगते हैं। जब इस तरह का प्याला लबालब भर जाए, उसको व्यक्त करने के लिए तरह तरह से लोग भावनाओं को व्यक्त करते हैं। चित्रकार चित्र बनाकर, नृत्यकार नृत्य करके, ऐसे जो कलाकार लोग हैं अलग अलग तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। कलमकार लिख करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। जब आपके मन में उठी भावनाओं को शब्द मिलते हैं, और शब्द भी कैसे होने चाहिए? जीवंत शब्द होने चाहिए। देखिए मैं एक नया शब्द दे रहा हूं, जीवंत शब्द, जिनकी हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। सचमुच ऐसे शब्द जब उस कविता में स्थान पाते हैं, तब आपके हृदय की भावनाएं उसमें जीवंत हो उठती है, आपकी बात दूसरे तक पहुंचती है। वरना सूखे शब्द वो अर्थ नहीं दे पाते जो हमारे हृदय में है। ट्रेन में जा रहा था स्टेशन, मैंने डिब्बा खोला, भूख लगी थी। अब
खा रहा हूं, एक स्टेशन आया, वहां गाड़ी रुकी और वही बात फिर से हुई जैसे निराला जी के साथ हुई थी। आपको भी इस बात का अनुभव होगा। वो मांगने वाले लोग कुछ भी नहीं बोल रहे, खिड़की पर आकर खड़े हो जाते, बोलते कुछ नहीं, बोला कुछ भी नहीं, खिड़की पर आकर के खड़ा हो गया। उसका बिल्कुल धसी हुई आंखें, वैसा ही जर्जर का शरीर। मैंने उसको देखा, मैंने उसके तरफ पीठ कर ली, डिब्बा दूसरी तरफ कर लिया, दोनों रोटी पे टक गया और एक डकार मारकर पानी पीकर सो गया। नहीं, दो थी, आधी ही सही तोड़कर उसको दी, 1.5 मैंने खाई, पर उस आधी रोटी को लेकर के उस भीख मांगने वाले व्यक्ति के चेहरे पर जो परिवर्तन देखा, जो संतुष्टि का भाव देखा, जो आनंद देखा, वो 2 रोटी खाने के बाद भी मुझे तृप्ति नहीं दे पाता, उससे कहीं अधिक तृप्ति मुझे उसके चेहरे पर देख करके मिली। इस तरह की सरलता, काव्य ऐसे ही नहीं लिखा जाता है। काव्य सचमुच दूसरे के दर्द को अनुभव करने की कला है। कला नहीं कहूंगा मैं उसको, गुण है। और उसको शब्दों के माध्यम से जब आप उन भावनाओं को जीवंत कर देते हैं कागज पर, तब काव्य बनता है। अब इसके लिए क्या है कि हर विषय पर या हर तुकबंदी कविता नहीं होती। हाथ में लेकर डंडा बैठा था एक गुंडा, खाता था वो अंडा, लगता था मुस्तंडा। हो गई ना कविता? हो गई? हो गई? हाँ? ये कविता नहीं है, ये कविता नहीं है, ये कोरी तुकबंदी है। कविता में भाव होते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको कि कविता सचमुच एक हृदय से निकली हुई संवेदनशील भावनाएं दूसरे तक जब पहुंचती है और उसको आनंद विभोर कर देती है, वो कविता है। तो अब बीज बोते समय, जैसे मैंने पोते का उदाहरण दिया, बीज बोते समय मैंने उसको समझाया, बेटा ऐसे नहीं बोते, ऐसी जमीन तैयार करते, ये करते हैं, वो करते हैं। और फिर बीज के बारे में भी बताया कि बीज का भी चयन किया जाता है। बोने के लिए स्वस्थ बीज चाहिए, अच्छे परिपक्व बीज चाहिए। तो जो परिपक्व बीज होते हैं, स्वस्थ बीज होते हैं, वो आपको स्वस्थ पौधा देंगे। उसका अंकुरण सही ढंग से होगा, उसका पल्लवन सही ढंग से होगा, उसकी देखभाल करनी होगी। उसी तरह से कविता लिखने के लिए आपको विषय का चयन करना पड़ेगा। जैसे बीजों का चयन करते हैं, वैसे विषय का चयन करना होगा। और जब विषय का चयन हो जाता है, तब आपको गहन चिंतन करना पड़ेगा उसके ऊपर। उस विषय के संबंध में आपके पास कितनी जानकारी है, उस जानकारी को आप चाहे तो एक कागज पर लिखते चले जाइए। और आजकल तो आपके पास ज्ञान का विस्फोट है। मैं अभी वहां बात कर रहा था कि सचमुच आज की पीढ़ी के लिए वरदान है। हम लोग तो वो सब ये ढूंढते फिरते थे शब्दकोश। आपके पास तो जरा सा एक टिक किया और सब कुछ सामने आ जाता है। तो आपके पास तो भंडार है ज्ञान का, इसलिए आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो हमारा जमाना था। अर्थपूर्ण विशेष शब्दों का प्रयोग अगर आप करना चाहते हैं तो उनका चयन कीजिए, पहले सामग्री इकट्ठी कर लीजिए, उसके बाद काव्य लिखना प्रारंभ कीजिए। अब इसके पहले एक और प्रश्न उठता है कि काव्य अगर लिखना है तो 2 तरह का काव्य होता है। कौन सा?
कौन सा दो तरह का? हाँ, कविता दो तरह की होती है, कोई बता सकते हैं? रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से दो तरह की होती है, छंदबद्ध और छंदमुक्त, है ना? वही निराला जी लिखते हैं, वह आता पछताता पेट पीड़ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लखुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, वह आता पछताता पर आता। कुछ ऐसा ही हो सकता है कि दो शब्द मेरे छूट गए होंगे। ये छंद मुक्त कविता है और छंदों से मुक्त किया है निराला जी ने ही कविता को, वो बंधन स्वीकार नहीं करते थे। जब मनुष्य स्वतंत्रता चाहता है तो काव्य भी स्वतंत्र क्यों न हो, लेकिन एक बात थी, उसमें प्रवाह, गति, लयबद्धता होनी बहुत। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। विषय कहां से मिलते हैं? हमारे आसपास से, परिवेश से। जो कुछ हम वातावरण में खुला मिला देख रहे हैं, जो अनुभव हम कर रहे हैं, वहीं से विषय मिलते हैं। अब कविता फिर क्या होगी? मैंने कहा ना कि वह हाथ में लेके डंडा वाली कविता नहीं है, तो फिर कविता क्या है? कैसी होनी चाहिए थी? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जब स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था, उस समय क्या हुआ था? लोगों को जागृत करने के लिए कवि लोग रचना लिखा करते थे। कैसी रचना लिखते थे? छीन सकती है नहीं सरकार वंदे मातरम, हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम। और सर चढ़ों के सर में चक्कर उस समय आता जरूर, कान में पहुंची जहां झंकार वंदे मातरम। मौत के मुंह में खड़ा है, कह रहा जल्लाद से, भौंक दे सीने में वह तलवार वंदे मातरम। और जेल में चक्की घसीटे भूख से हो मर रहा, उस समय भी बक रहा बेजार वंदे मातरम। सुनकर खून उबलने लगता था। देश की आजादी के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा होता था। ये ताकत होती थी कविता में। ऐसी कविताएं सच्ची कविताएं होती है। मैंने जैसा आपको कहा कि वो कविता नहीं होती जिसमें सिर्फ तुकबंदी होती है। आपका शब्द भंडार समृद्ध होना चाहिए। अगर शब्द भंडार समृद्ध नहीं है तो कविता लिखने में कई बार मुझे आज भी ऐसा लगता है कि अंदर जो भावना है उसके अनुरूप उसको व्यक्त करने के लिए सटीक शब्द नहीं मिलते। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को जिस सीमा तक अधिक से अधिक सटीक अभिव्यक्ति दे पाता है, वही कवि कहलाने का हकदार होता है। तो शब्द भंडार आपका समृद्ध होना चाहिए। रचना जटिल नहीं होनी चाहिए, कठिन नहीं होनी चाहिए। मैं एक रचना अपनी आपके सामने रखता हूं। देखिए, इसमें कुछ शब्द आएंगे, उनके अर्थ में पहले ही बता देता हूं। अंक माने गोद, पंख माने कीचड़, ठीक है? अंक माने गोद, पंख यानी कीचड़, भू धरती, पृथ्वी। रेगिस्तानी मस्तिष्कों पर उगाए हैं खंजर। रेगिस्तान में क्या उगता है मुझे बताइए? कटीली झाड़ियाँ। हाँ जी, कटीली झाड़ियाँ ना, कटीले पौधे, कटीली झाड़ियाँ। कि रेगिस्तानी मस्तिष्कों पर, अब अगर मस्तिष्क ही रेगिस्तानी हो, सरसता नहीं है, भावुकता नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है, ऐसे लोग तो क्या बनते हैं? आतंकवादी बनते हैं ना। हाँ, तो रेगिस्तानी मस्तिष्कों पर उगाए खंजर, काश ये मस्तिष्क रह जाते बंजर, फिर लोग पाते इन पर सूल जो छेद रहे हैं फूल।
फूल इस रहे धरा पर, धरा का सिसक रहा है अंक, अंक में भरा पंख ही पंख, पंख में फंसी पड़ी है नाव, नाव में कैसे रखे पांव, पांव जो बना रहे हैं चिन्ह, चिन्ह ये जोड़ घटाना भिन्न, भिन्न तो भिन्न न होगा हल, भिन्नता का जहरीला फल, फल से पुनः गिरेंगे बीज, बीज पर क्यों जाते हम रीछ कर पुनः उगाते खंजर, काश ये मस्तिष्क रह जाते खंजर, काश ये मस्तिष्क रह जाते। अब आप देखिए कि इसमें थोड़ी सी जटिलता जरूर है, पर बहुत ज्यादा जटिल नहीं होना चाहिए, काव्य इतना कठिन नहीं होना चाहिए कि लोगों की समझ में नहीं आया। अभी इसका भी एक उदाहरण मैं बताता हूँ। केशव, कवि केशव और तुलसीदास जी का नाम तो शायद मेरा अंदाजा है कि सबने सुना होगा।